बजरंग बली और बजरंग दल में जो एक आतंकवादी संगठन है, कोई संबंध हो ही नहीं सकता। हाँ, परसों ही एक जो क्रिश्चियन परिवार है वो अपने घर में अपनी वर्शिप कर रहा था। ये आतंकवादी घटना है या नहीं है, मैं आपकी जनता से पूछ रहा हूँ। उसके घर में बजरंग दल के कार्यकर्ता घुसते हैं, पुलिस आती है, ये जो हमारे क्रिश्चियन भाई बहन है उनकी कॉल पर, और आके इन क्रिश्चियन भाई बहनों को अरेस्ट कर लेती है। इससे बड़ा आतंकवाद क्या होगा? जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंग बली बोल करके सजा दे देना इनको। तुम 10 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो पहले अल्लाह अकबर का नारा लगा के बटन दबाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। कर्नाटक के अंदर जब से ये ऐलान हुआ है कि बजरंग दल पर पूरी तरह से बैन लगेगा अगर वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है, इसके बाद अब बिहार में भी ये बड़े पैमाने पर मांग उठ रही है कि यहां पर भी बजरंग दल को बैन किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह ने ये बयान दिया है कि अगर बजरंग दल को बैन किया गया तो फिर जितनी भी मस्जिदें हैं उन मस्जिदों को भी बैन किया जाएगा, उन मस्जिदों में भी ताले लगाने पड़ेंगे अगर बजरंग दल को बैन किया गया। ये केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं। अब आप ये लगा लीजिए कि एक तरफ जब बजरंग दल को बैन करने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता के अंदर इतनी बौखलाहट क्यों होती है। बजरंग बली का ना तो आतंकवादी से कुछ लेना है, बजरंग बली का ना मॉब लिंचिंग करने वालों से कुछ लेना है। बजरंग दल का गठन बजरंग बली की पूजा और उनकी अर्चना करने के लिए हुआ था, ना कि लोगों में गुंडागर्दी करने के लिए। बजरंग बली के नाम को खराब करने वाले ये जो लोग हैं, जो लगातार बजरंग दल का नाम लेकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर आज शिकंजा कसने की जरूरत है। इस बात को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं महमूद पराचा साहब आज हमारे साथ जुड़े हुए। महमूद पराचा साहब आपको बताएंगे कि कर्नाटक और बिहार के अंदर जो बजरंग दल को बंद करने की, जो बैन करने की मांग हो रही है, उसमें किस हद तक सच्चाई है। कर्नाटक के अंदर तो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में है ये बात, यानी कि अगर वहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो वहां पे आप मान के चलिए 95% वहां पर तो बैन होगा बजरंग दल। लेकिन क्या बिहार के अंदर भी बजरंग दल को बैन किया जाएगा? नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की वहां पर सरकार है। इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद पराचा साहब से बात करें, मैं आपको बताता चलूं कि बिहार के अंदर मध्य प्रदेश वाले जो धीरेन्द्र शास्त्री, ये बाबा जो आप मेरे साइड में देख रहे हैं, इन बाबा का एक कार्यक्रम होना है बिहार में। तो तेजस्वी यादव के जो छोटे भाई हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार की सरजमी पर कदम रखा और रखने के बाद एक भी बात हिंदू मुस्लिम वाली अगर इन्होंने कर दी, कट्टरवादी की एक भी बात कर दी, ये धर्म का प्रचार करने यहाँ पर आ रहे हैं, धार्मिक बातें बताएं, अच्छी अच्छी बातें बताएं, लेकिन अगर इन्होंने एक भी बात उन्माद मचाने वाली बिहार की धरती पर कर दी तो तुरंत इनको जेल भेजने का काम किया जाएगा, इनको डिटेन किया जाएगा। और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, और जिस तरह से मनीष कश्यप के ऊपर यूएपीए जो एनएसए देशद्रोही वाली धारा होती है वो लगा करके तमिलनाडु वाले मसले में भेजा है, इसी तरह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को भी तुरंत इनके ऊपर यूएपीए लगाया जाएगा, क्योंकि बिहार की धरती पे किसी भी उन्माद मचाने वाले इंसान को बख्शा नहीं जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी और ओवैसी का ये बयान थोड़ा सा सुनते हैं, छोटी सी क्लिप है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद पराचा साहब से बात करेंगे, वो आपको बताएंगे इसके टोटल बारे में। जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंग बली बोल करके सजा दे देना इनको। मैं आज खड़े होकर तकरीर में बोला, पूरे कर्नाटका के गरीबों और मजलूमों, तुम 10 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो पहले अल्लाह अकबर का नारा लगा के बटन दबाओ। तो ये पूरे मीडिया वाले बोलेंगे ओ ओवैसी उधर लेके चले गया, तुम्हारे पप्पा बोले तो कुछ नहीं बोलेंगे। लोग बजरंग बली से बजरंग दल को जोड़ रहे हैं जी, वो आरएसएस के एजेंट हैं जी। बजरंग बली और बजरंग दल में जो एक आतंकवादी संगठन है, कोई संबंध हो ही नहीं सकता। हाँ, बजरंग दल बजरंग बली का नाम मिसयूज जरूर कर सकता है, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि जो आतंकवादी होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो चीटर्स होते हैं, वो जब तक किसी अच्छी के आदर्श होंगे, उनका नाम नहीं लेंगे, तो लोग उनको मुंह काला नहीं करेंगे, उनका लोग उनके मुंह पे कीचड़ नहीं मल देंगे। तो इसीलिए अपने गंदे घिनौने
कारनामों को छुपाने के लिए बजरंग बली का नाम बजरंग दल वाले जरूर ले सकते हैं, लेकिन बजरंग बली से बजरंग दल वालों का कोई रिश्ता नाता हो ही नहीं सकता। आतंकवाद से बजरंग बली का क्या मतलब है? लेकिन ये कांग्रेस के लोग जो जोड़ रहे हैं उनको, जो हिंदुओं की भावना आहत करा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आरएसएस से मिले हुए हैं। ना रामचंद्र जी का कोई भी लेना देना आरएसएस के लोगों से हो सकता है, ना बीजेपी के लोगों से हो सकता है। ये लोग उनके नाम का मिसयूज जरूर करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी जो लोग एक श्रद्धा का विषय हैं, रामचंद्र जी इतने सारे लोगों की आस्था का विषय है, उसको मिसयूज करके ही तो अपने घिनौने चेहरे को ये छुपा पाएंगे। बजरंग दल को इस वजह से बैन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि पीएफआई बैन हुई है, या पीएफआई को इसलिए बैन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि बजरंग दल को बैन करना है। ये बिल्कुल गलत तरीका है। हर एक केस को सही तरीका ये है कि अगर बजरंग दल ने, आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने, हिंदू सेना ने, अभिनव भारत ने, जिसके प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के ऊपर, अगर इन्होंने कोई ऐसे कारनामे किए हैं तो उनको उन कारनामों की वजह से बैन किया जाना चाहिए। उनके ऊपर उन कारनामों की वजह से या उन कार्यकलापों की वजह से उनको उनके ऊपर आतंकवाद के मुकदमे दर्ज कराने चाहिए, जैसे कि हमने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के ऊपर एक मुकदमा दर्ज कराया है संविधान को जलाने का। कल हम उसकी इतने 5 साल बाद दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों को होश नहीं आया जब कोर्ट ने उनके खिलाफ सख्त ऑर्डर किए, जॉइंट सीपी साहब को ये बोला कि एसीपी साहब जो आईओ हैं इस केस के, उनके खिलाफ आप एक्शन लो, तब जाके हमारे जो कंप्लेनेंट थे हरनाम सिंह जी, उनको बुलाया कल, तो हमने ये तथ्य बताया कि आतंकवादी को धाराओं का मुकदमा लगना चाहिए इन तथ्यों की बुनियाद पे। ये नहीं कि ये एक्स हैं या वाई हैं या जेड हैं तो इसलिए इनको हम बैन करेंगे या आतंकवाद का मुकदमा इनके ऊपर चलना चाहिए, या एक्स के ऊपर चला है तो वाई के ऊपर भी चलना चाहिए, या वाई के ऊपर चल रहा है तो एक्स के ऊपर भी चलना चाहिए। ये अपने आप में गलत तरीका है जो आरएसएस और बीजेपी के जो संगठन है उसके अलावा सबका नुकसान करता है। इस तरह की गतिविधि से सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और बीजेपी को फायदा होता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार अब 4.5 साल क्रॉस कर चुकी है, आज तक जरूरत नहीं पड़ी ना, है ना वहाँ पे आरएसएस के एजेंट घुसे हुए अंदर तक, जिन्होंने बजरंग दल के लोगों ने छत्तीसगढ़ में कौन सा ऐसा कारनामा है जो नहीं किया। अभी परसों ही, अब मैं लंबी लिस्ट गिना लूँगा तो आप सारा इंटरव्यू आपका इसी में चला जाएगा। अभी परसों ही एक जो क्रिश्चियन परिवार है वो अपने घर में अपनी वर्शिप कर रहा था। ये आतंकवादी घटना है या नहीं है, मैं आपकी जनता से पूछ रहा हूँ। उसके घर में बजरंग दल के कार्यकर्ता घुसते हैं, पुलिस आती है, ये जो हमारे क्रिश्चियन भाई बहन हैं उनकी कॉल पर, और आके इन क्रिश्चियन भाई बहनों को अरेस्ट कर लेती है। और बजरंग दल के कार्यकर्ता जो हैं, जो आतंकवादी हैं, वो उनको पुलिस के सामने ही उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। तो ये पुलिस के लोग और ये बजरंग दल के लोग, क्या ये सब आतंकवादी नहीं है? इससे बड़ा आतंकवाद क्या होगा कि घर के अंदर घुस के एक पूरे समुदाय को, छत्तीसगढ़ में जो क्रिश्चियन समुदाय रहता है उसके यहाँ इतना बड़ा आतंक फैला दिया। सेक्शन 15 पढ़े ना यूएपीए का, भूपेश बघेल साहब जो अपने आप को बहुत बड़ा चीफ मिनिस्टर समझते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा वो बताते हैं कि मैं तो बड़ा ईमानदार व्यक्ति हूँ, मैं बड़ा सच्चाई पे चलने वाला व्यक्ति हूँ, किया आज तक। और ऐसे सैकड़ों कारनामे बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने छत्तीसगढ़ में किए हैं। उनके पड़ोस में मध्य प्रदेश में ये जो शास्त्री हैं, उनके भाई ने खुद शेड्यूल कास्ट परिवार के ऊपर गोली चलाई और क्या क्या नहीं किया। क्यों नहीं किया दर्ज मुकदमा यहाँ पे अपने यहाँ? उन्होंने छत्तीसगढ़ में कितने SC ST के मुकदमे आरएसएस और बीजेपी के ऊपर किए? मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ। ये सब मिली भगत है, ये आरएसएस को भी सेट करके इसलिए चलते हैं ताकि जो इन्होंने काले कारनामे किए हैं, जो चोरी डकैतियाँ इन्होंने की हैं, भूपेश बघेल साहब ने जो लूटमारी की है वहाँ पे, उसको उससे बैलेंस करके चले। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा और देश के माहौल से मैं आपको वाकिफ करा रहा हूं, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर बनती है। आप वीडियो देखकर कमेंट में बताया करें कि इस समय ये माहौल चल रहा है, ये माहौल चल रहा है, इस वीडियो से हमने ये सीखने को मिला, ये जानने को मिला, या अगर कोई जानकारी मिस कर दी तो कमेंट में लिखा करें कि भाई उसके बारे में बताएं, फला जगह पर ये घटना घटित हुई उसकी सच्चाई के बारे में बताएं। ऐसा है दोस्तों, द केरला स्टोरी जो मूवी आई है, द केरला स्टोरी मूवी का जो डायरेक्टर है उसने केरला हाई कोर्ट में ये कहा है कि मैं ये मानता हूँ, ये एक्सेप्ट करता हूँ कि इस फिल्म की जो कहानी है
वो पूरी जो है काल्पनिक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, सत्य घटना से प्रेरित नहीं। तो दोस्तों द केरला स्टोरी मूवी के अंदर सरासर झूठ दिखाया गया है। 32,000 लड़कियों ने ना तो इस्लाम धर्म कबूल किया था और ना ही उनको ISIS में भर्ती कराया गया था। इस तरह के तमाम फिल्में जो प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करती हैं उनको बैन कर देना चाहिए। लेकिन द केरला स्टोरी का जो डायरेक्टर है उसने कहा ये टोटली काल्पनिक मूवी है और मैं आपको अपनी व्यक्तिगत तौर पर मैं बता रहा हूं कि इस फिल्म को रिलीज होने से नहीं रोका जाएगा, इसको रिलीज कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि इस मूवी के अंदर जो प्रोपेगेंडा दिखाया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं बड़ी राजनीतिक पार्टियों को फायदा हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। इंशाल्लाह इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाला हूं। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।